Hello friends, welcome to Sarah Study Hub. Today we are going to discuss Indian Constitution. तो आज हम भारत के संसद के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो पहले जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रहता है हर देश में. तो हर एक देश में शासन को ठीक ठाक से चलाने के लिए एंड रूल रेगुलेशन के साथ चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है. इसी तरह हमारा इंडिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है. तो हमारे देश में जो पहले ब्रिटिश का शासन चलता था, ठीक है, उससे पहले क्या था, राजाओं का शासन. राजाओं के शासन, उसके बाद आया ब्रिटिश का शासन, उसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन रहने का फायदा क्या है, ये हर देश की नागरिक को समानता अधिकार देता है एंड ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ देश को शासन करता है. ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं. हमारा देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका साइलेंट फीचर्स क्या है. तो पहला फीचर्स है, ये दुनिया का सबसे लंबी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, लंबी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. उसके बाद आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये वर्ड को समझना होगा. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है हमारा देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे चीज़ है जो ओरिजिन है उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी. एंड दूसरा वर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी. तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी टाइम ज़रूरत पड़े तो अमेंडमेंट के तहत कुछ जगह पे चेंज किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिडिटी भी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है. उसके बाद आता है फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल सिस्टम. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर डिवाइड रहता है एंड विथ यूनिटरी बियास. तो यूनिटरी बियास का मतलब क्या है, सेंटर हैज़ मोर पावर. तो स्टेट से ज़्यादा पावर किसके पास रहता है, सेंटर के पास रहता है. एंड उसके बाद और एक फीचर्स है जिसका नाम है पार्लियामेंटरी सिस्टम. तो पार्लियामेंटरी सिस्टम में क्या रहता है, पहला आता है लोकसभा, सेकंड में आता है राज्यसभा एंड दूसरा आता है प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये तीनों को मिला के होता है पार्लियामेंटरी सिस्टम. द आइडिया टू गिव ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय एम.एन. रॉय. तो हमारा देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाने का आइडिया पहले किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने. ठीक है, 1934 में दिया था. तो उसके एक साल बाद क्या हुआ, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली डिमांड किया. उसके 5 साल बाद क्या हुआ, 1940 में ये अगस्त ऑफर के तहत एक्सेप्टेड हुआ. तो ब्रिटिश लोगों ने भी सोचा ठीक है हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे. तो इन्होंने ये बात अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया था. ठीक है, एंड फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूट अंडर कैबिनेट मिशन. तो एक कैबिनेट मिशन हुआ था, उसके तहत ये ग्रांटेड किया गया कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा. तो याद रखना ये जो कैबिनेट मिशन है ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1946 में. तो इसमें 3 मेंबर थे. पहला आता है लॉर्ड फैथिक लॉरेंस. ठीक है, लॉर्ड फैथिक लॉरेंस. दूसरे नंबर पे आता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड तीसरे नंबर पे आता है मिस्टर अलेक्जेंडर. ठीक है, तो ये तीनों ने कैबिनेट मिशन को फॉर्मेशन किया था. पहला आता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा आता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड तीसरा आता है मिस्टर अलेक्जेंडर. एंड ये जो कैबिनेट मिशन है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1946 में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन हुआ था इसमें कितने मेंबर थे, 389 मेंबर. ठीक है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389 मेंबर. तो इसमें से 296 जो सीट थे वो किसको जाता था, ब्रिटिश इंडिया को. एंड 93 सीट प्रिंसली स्टेट को. प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है, जो राजकीय स्टेट है. ठीक है, उसको गया था 93 सीट. एंड जो ब्रिटिश इंडिया है उसको गया था 296. 292 मेंबर वेयर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविनेंस. एंड ये जो 292 मेंबर है ये 11 गवर्नेंस प्रोविनेंस से लाया गया था. ठीक है, उसमें 4 फ्रॉम चीफ कमीशन प्रोविनेंस. तो उसमें से 4 लोगों को 4 चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस से आया था, जो कि
आपका है दिल्ली, आजमेर मरवर, कुर्ग एंड ब्रिटिश बालूचिस्तान। ठीक है, तो 296 स्टेट जो थे ये थे ब्रिटिश इंडिया का, उसमें से 290 था 11 गवर्नर से, एंड जो 4 थे वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस से। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड ये जो चीफ 4 कमिश्नर थे उसका नाम क्या है? दिल्ली, आजमेर मरवर, कुर्ग एंड ब्रिटिश बालूचिस्तान। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन था, मीटिंग था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो मीटिंग था, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक प्लेस इन 9 दिसंबर 1946। तो इसका जो पहला मीटिंग था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखना, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट चूज किया गया था। क्यों? ये सबसे ओल्डेस्ट थे। ठीक है, ओल्डेस्ट एंड सीनियर पर्सन थे, इसीलिए इनको चूज किया गया था टेम्पोररी प्रेसिडेंट। उसके बाद सेकंड मीटिंग कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को हुआ सेकंड मीटिंग। इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चूज किया गया, एंड वो जो परमानेंट प्रेसिडेंट चूज किया उसका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड उनके साथ थे वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी, एंड जो एडवाइजर थे उनका नाम था बी.एन. राव। उसके बाद तीसरा मीटिंग कब था? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को था आपका तीसरा मीटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, एंड इसमें क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। याद कैसे रखे? तो पहला जो मीटिंग है वो कब हुआ था? 9 दिसंबर को। फिर एक दिन बाद यानी 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को हुआ दूसरा मीटिंग। उसके एक दिन बाद 13 दिसंबर को हुआ तीसरा मीटिंग। ठीक है, एंड ये तीनों जाको मीटिंग 1946 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हमारे देश में जो नेशनल फ्लैग है इसका एडॉप्टेशन कब हुआ था? जुलाई 22, 1947 ये नेशनल फ्लैग का एडॉप्टेशन हुआ था। एंड याद रखना, ये जो नेशनल फ्लैग है इसको किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में पूछता है पिंगाली वेंकैया, ये थे हमारा इंडियन फ्लैग का डिजाइनर। उसके बाद आता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कब एडॉप्ट हुआ था? जनवरी 24, 1950। एंड उसके बाद नेशनल सॉन्ग आता है, ये भी जनवरी 24, 1950 को एडॉप्ट हुआ था। तो नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन इसका। उसके बाद आता है नेशनल सॉन्ग, ये क्या है? वंदे मातरम। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो पहले जानते हैं नेशनल एंथम ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ये लिखे थे जन गण मन अधि। उसके बाद आता है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो उसके बाद ये देखते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुआ था उसके लिए कितने समय लगा था? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। एग्जाम में पूछता है कभी कभी हमारा देश का जो संविधान है वो बनाने में कितने समय लगे थे? तो कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो ये कार्यकाल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 11 सेशन हुए थे। ठीक है, कितना सेशन हुए थे? 11 सेशन। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन of about 60 countries and drafting constitution was considered for 114 days। तो 114 दिन के लिए इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। एंड ये जो सब लाए थे 60 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से लाए थे। ठीक है, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण किया था। उसके बाद आता है उसका टोटल कॉस्ट कितना था? तो ये याद रखना 63,96,729 रुपीज़ ये था हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने का खर्चा। उसके बाद आता है जो 11 सेशन हुए थे उसका जो फाइनल सेशन कब हुआ था? जनवरी 24, 1950 को। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल सेशन। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड ये जो इम्पोर्टेंट है हमारा नेशनल एंथम का कौन लिखता है? तो पहला आता है रविंद्रनाथ टैगोर एंड नेशनल सॉन्ग का बंकिम चंद्र चटर्जी।
नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में जानते हैं। पहला आता है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 3 इंपॉर्टेंट कमेटी का निर्माण किया था एंड इन्होंने इनका हेड भी किया था। ठीक है, तो पहला आता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, दूसरा आता है यूनियन पावर कमेटी एंड तीसरा आता है स्टेट कमेटी। तो इन तीनों का प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एंड उसके बाद आता है राजेंद्र प्रसाद। ये कौन सी कमेटी के प्रेसिडेंट थे? तो पहला आता है रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, दूसरा आता है स्टीयरिंग कमेटी, ये मेजर कमेटी था। एंड इनका जो माइनर कमेटी था ये था माइनर कमेटी। माइनर कमेटी में क्या था? एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग एंड फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। ठीक है, तो ये खत्म हुआ राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इसमें हेड कौन थे? सरदार पटेल। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर इनका हेड थे। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। ठीक है, तो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको बोलते हैं? BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट आते हैं एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मीटिंग होने के बाद कुछ रीडिंग हुआ था और डिबेट हुआ था। तो पहला रीडिंग हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, एंड उसके बाद हुआ सेकेंड रीडिंग, ये हुआ 15 नवंबर 1940 से 17 अक्टूबर 1949। एंड याद रखना ये जो सेकेंड रीडिंग था ये सबसे लॉन्गेस्ट रीडिंग था। ठीक है, इसको रीडिंग और डिबेट भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डिबेट। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड रीडिंग कब से कब तक हुआ था? 14 नवंबर 1949 से हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था तीसरा मीटिंग। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को लास्ट मीटिंग हुआ था। उसके बाद 1950 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 1950 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया था। एंड उसके एक महीने बाद यानी 1950 जनवरी 26 को इसको कार्यकारी किया गया था। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो इसमें एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 यानी एक महीने बाद उसको कार्यकारी किया गया था। इनिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे एंड 395 आर्टिकल थे। एंड अभी के टाइम में हमारे पास है 12 शेड्यूल, 25 पार्ट्स एंड 448 आर्टिकल। ठीक है, एंड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एलिफेंट वाज एडॉप्टेड एज द सिंबल और सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका जो सिंबल है उसका सिंबल क्या है? एलिफेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ वर्ड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे देशों से इसको लाया गया है। तो पहले देखते हैं USA। तो USA से क्या लाया गया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, प्रिएम्बल, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। एंड उसके बाद आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आता है ब्रिटेन यानी UK से सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद आता है कैग ऑफिस यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद आता है रीड्स, रूल्स ऑफ लॉ, स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड जापान के पास से क्या आया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये दोनों देश से आए थे, कुछ जापान से आए थे एंड कुछ रूसिया से आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड रूसिया से और क्या आया था? 5 ईयर प्लान। ये इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान। तो एग्जाम में पूछ लेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी देश से लाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? USA। उसके बाद अगर पूछ लेगा कैग ऑफिस ये कहाँ से लाया था? UK। उसके बाद पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कहाँ से लाया था? जापान और रूसिया से। तो ऐसे क्वेश्चन होगा। एंड उसके बाद है कनाडा।
कनाडा से क्या क्या लाया गया था? फेडरेशन स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगा एंड स्टेट एंड सेंटर के बीच में कुछ कुछ पावर डिवाइड होगा। उसके बाद आता है रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर, यानी सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगा। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, तो हमारा स्टेट में गवर्नर रहता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चाहे उसको निकाल भी सकता है, उसका मर्जी है, वो जब चाहेगा अपॉइंटमेंट करेगा, जब चाहेगा निकाल देगा। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से क्या लाया गया है? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। उसके बाद आता है प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर आता है फ्रांस, फ्रांस से आता है रिपब्लिकन सिस्टम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। तो ये जो तीनों वर्ड है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, तो ये कहाँ से? फ्रांस से लाए गए थे। कब? जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर थे, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। उसके बाद आता है आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लाया गया था? डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब क्या है? तो प्रेसिडेंट राज्यसभा के 12 मेंबर को नियुक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रेसिडेंटल इलेक्शन, तो हमारा देश में जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन होगा वो आयरलैंड से लाया गया है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। एंड द लास्ट इज जर्मनी, जर्मनी से क्या लाया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो ये एक ही लाया गया था जर्मनी से, जो कि इमरजेंसी की टाइम में फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।